आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो आज हम लोग आ चुके हैं क्लास 12 के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के 9th लेक्चर में। जो पिछला क्लास रहा है वो 8 को अच्छे से आप देख लीजिए। वहां पे आपको सारे इंडक्टेंस के बारे में पता चलता है। इंडक्टेंस होता क्या है मैंने बता रखा था कि इंडक्टेंस दो तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं। पहला था वो सेल्फ इंडक्टेंस था। सेल्फ इंडक्टेंस में मैंने बताया था कि अगर किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की जाती है तो उसी कुंडली में आपका उत्पन्न हो जाता है प्रेरित वैद्युत बल। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है धारा में परिवर्तन के कारण। तो इसी कुंडली में जिसमें धारा में परिवर्तन होता है उसी कुंडली में उत्पन्न होने वाले प्रेरित वैद्युत बल की घटना को मैंने बताया स्वप्रेरण। स्वप्रेरण का एक कोफिशिएंट था, मतलब वो कुंडली पे डिपेंड करता था कि कुंडली में उसके फेरे कैसे होंगे। तो इसीलिए कुंडली के इस फैक्टर को जिसमें ये होता है उस फैक्टर का नाम रखा गया था इंडक्टर। अब उस इंडक्टर के बारे में मैंने बता दिया था जिसे L से दिखाते हैं। बात आज करेंगे हम लोग कि इसका एप्लीकेशन कहां कहां देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन अनुप्रयोग, ठीक। पहले बात होगी समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व। कुंडली का स्वप्रेरकत्व, समतल कुंडली के बारे में बात हो रही है बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। डायग्राम से समझते हैं बच्चों। हमारे पास ये एक समतल कुंडली है, इसमें कई सारे फेरे डाल दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। ये कुछ फेरे डाल दिए, ठीक। अब इस फेरे के कारण अब इसमें फ्लक्स की मात्रा बढ़ेगी, मतलब लिंकेज मिलेगा। आपको इसमें करंट में चेंज लाना है तो आपने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक रियोस्टेट मतलब धारा नियंत्रक, एक कुंजी लगा दी। ये चीजें हो गई। लीजिए, जब स्टार्टिंग में आपने इसमें करंट में चेंज किया होगा तो कुछ इस तरीके से क्या फील्ड लाइंस में चेंज हुआ होगा। इधर फील्ड लाइंस ऐसे बनती है, इसमें ये कुछ इस तरीके से बनेंगे और इसी में से पास होगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि इसके फेरों की संख्या कैपिटल N है और इसका जो रेडियस है मतलब कि त्रिज्या जो है वो है स्मॉल r। अब देखते हैं कि पहले समतल कुंडली में केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कितना होता है, ये हम लोग पहले पढ़े थे, ठीक। तो समतल कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होता है। अगर मान लेते हैं कि अगर इस समतल कुंडली में धारा I का हमने प्रवाह कराया तो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा इसमें वो होगा μ0 Ni/2r, ठीक। ये मैग्नेटिक फील्ड जो इसमें इंट्रोड्यूस होगा धारा के वजह से। अब बात करेंगे कि अगर इस कुंडली का L निकालना है, L मतलब इसका सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, तो सेल्फ इंडक्टेंस कैसे निकालेंगे। तो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है स्वप्रेरण। L = N phi/I। N छोड़िए, phi को BA लिख दीजिए अपॉन I लिख दीजिए, ठीक। तो L हो जाएगा N, B की जगह पे आप लिख सकते हैं μ0 N I/2r ब्रैकेट क्लोज, और साथ में आप A जो है इस कुंडली के लिए है जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती हैं, जिसका हम लिख सकते हैं πr²। अपॉन में क्या लिख सकते हैं I। ये I इस I से कैंसिल होगा, ये R इस R से कैंसिल हो जाएगा। तो L क्या मिला μ0 N², ठीक। साथ में क्या मिला पाई और एक R तो कैंसिल हुआ R, नीचे क्या मिलेगा 2। लीजिए, ये आपको मिला L का फॉर्मूला। यहां पर हम ये कह सकते हैं कि इस समतल कुंडली का जो स्वप्रेरकत्व आया है वो μ0 N² πr/2 ये किस पर डिपेंड करता है, ठीक है। निर्भरता इसकी किस पर है, तो निर्भरता चेक कर लेते हैं। पहला L जो है इंडक्टेंस जो है वो डिपेंड करता है N² पे। अगर बात करें इसकी साइज पर, अगर इसकी त्रिज्या बढ़ा दी जाए तो अच्छा होगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर इसका रेडियस बढ़ाएं तो भी सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ेगा। ये और ये फिलहाल के लिए स्पेस में है तो कांस्टेंट। अगर हम ये आपसे बोले कि इसके बीच में अगर नर्म लोहे की छड़, ये सॉफ्ट आयरन अगर सॉफ्ट आयरन रख दे तो क्या होगा, तो इस मीडियम के वजह से इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। तो यदि
नर्म लोहे की छड़ इसमें रख दी जाए, तब क्या होगा? अगर नर्म लोहे की छड़ रखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैं लिख देता हूं बच्चों कि अगर नर्म लोहे की छड़ रख दी जाए तो क्या होगा? नर्म लोहे की छड़ रखने पर जो L की वैल्यू है वो म्यू आर, रिलेटिव परमेबिलिटी, म्यू नॉट इस आपका स्पेस में परमेबिलिटी, और साथ में आपका n स्क्वायर r अपॉन 2, ये हो जाता है फॉर्मूला नर्म लोहे के रखे जाने पर। इसका मतलब सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये निश्चित है। तो ये कुछ डिपेंडिंग फैक्टर्स थे। नेक्स्ट है बी, किसी धारावाही परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। अब इसका निकालना है तो इसका भी हम डायग्राम से आसानी से समझ सकते हैं। मेरे पास ये एक सोलेनॉइड है जिसमें काफी नंबर ऑफ टर्न्स मैंने दिखा रखे हुए हैं ये, और ये यहां से करंट पास हो रहा है, यहां से एग्जिट हो रहा है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सीधी सी बात है बनेंगी और वो कुछ इस तरीके से पास होती है इसमें से। तो इसका मतलब कि इसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा, जिसके वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड इसी लाइन से पास हो रही थी, तो यह सेल्फ इंडक्टेंस भी देगी। तो परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका के मध्य चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है बच्चों? इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट स्मॉल एन आई। याद आया? तो यहां से आप इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट कैपिटल N बाई L आई। ये L स्मॉल l कर दे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये L है क्या? इसकी लंबाई, परिनालिका की लंबाई, और ये है कुल फेरों की संख्या, ये है कुल लंबाई। इसको डिवाइड करते हो तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या पता चल जाती है। ठीक, तो यहाँ पे आपने इसका नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। थोड़ा आगे बढ़े, अब स्वप्रेरण निकालना है परिनालिका का। तो स्वप्रेरकत्व क्या होगा इसका? तो स्वप्रेरकत्व L इज इक्वल टू होता है N फाई अपॉन I। N को N छोड़िए, इसको BA लिखिए अपॉन I लिखिए। बात करेंगे अगर L इज इक्वल टू N, B की जगह पे क्या लिख सकते हैं? म्यू नॉट N अपॉन L इंटू I, ये ब्रैकेट क्लोज किया, इंटू जो है साथ में A लिखा। A इस कुंडली का क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक, और यहां पर आई, ये आई कैंसिल हो जाएगा बच्चों आपके इस वाले आई से। तो यहां पर आपको मिलेगा L इज इक्वल टू म्यू नॉट N स्क्वायर साथ में A अपॉन L। तो ध्यान दीजिएगा ये एक फॉर्मूला आ गया। थोड़ा सा हम इसको और इंप्रूव करना चाहते हैं, L से मल्टीप्लाई L से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अथवा हम इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट N स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर इंटू A इंटू L। A इंटू L, L से मल्टीप्लाई L से डिवाइड। ये है क्या? एरिया इंटू लंबाई को आयतन कहते हैं। किसका? परिनालिका का। तो हो जाएगा म्यू नॉट, और इसको हम लोग कह सकते हैं स्मॉल n का स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N बाई L। तो ये स्मॉल n का स्क्वायर मतलब एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, और साथ में b। मतलब यह जो इंडक्टेंस है, मतलब सेल्फ इंडक्टेंस इसका जो आएगा वो किस पर डिपेंड करेगा? स्मॉल n स्क्वायर पर डिपेंड करेगा, और किस पर? आयतन पर। तो ये क्या है बच्चों? आयतन, ठीक। v इज इक्वल टू a इंटू L, आयतन। बात करेंगे निर्भरता की। निर्भरता, इसकी डिपेंडेंस, इसकी डिपेंडेंस किस पर होगी? पहला, ये डिपेंड करेगा n स्क्वायर पे, मतलब एकांक लंबाई में फेरों की संख्या ज्यादा होगी तो अच्छा, पहला हो गया। दूसरा अगर मैं बात करूं ये किस पर डिपेंड करेगा? तो ये डिपेंड करता है आयतन पे, वॉल्यूम पर, ठीक। और तीसरा जो है वो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि जब हम इसके बीच में क्या रख दें? सॉफ्ट आयरन रख दें, मतलब नर्म लोहा रख दें। तो नर्म लोहा रखने पर क्या होगा? ठीक,
नर्म लोहित की उपस्थिति में, तो ये हो जाएगा आपका क्या, L इज इक्वल टू, यहां पर नर्म लोहा डालने से ये हो जाएगा म्यू आर म्यू नॉट एन स्क्वायर बी। ये फॉर्मूला कब के केस में है, जब हम नर्म लोहा इंट्रोड्यूस करेंगे, मतलब इंडक्टेंस नो डाउट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब वो हो जाएगा म्यू आर के मल्टीपल के साथ एल। अब यहां पर हम बात करते हैं उस कुंडली में जिससे यह कुंडली विरोध जता रही थी एनर्जी स्टोर करने के बाद, तो वो कितनी एनर्जी इसने स्टोर कर ली जिससे यह विरोध जताएगी। आइए देखते हैं। स्वप्रेरण कुंडली, स्वप्रेरण कुंडली में संचित ऊर्जा बहुत ही आसान है बच्चों इसको निकालना। देखिए बस इतना ध्यान रखिएगा कि मेरे पास ये कुंडली है और इस कुंडली में आप धारा में परिवर्तन कर रहे थे, मतलब आई भेज करके धारा में परिवर्तन कर रहे थे, तो इस कुंडली में स्वप्रेरण देखने को मिला। ठीक, तो इस कुंडली में अगर स्वप्रेरण देखने को मिला तो आपको पता, जब कुंडली में धारा का मान बढ़ाया जाता है तब प्रेरित वैद्युत वाहक बल के कारण कुंडली में कृतकार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, तो आपको पता है कि आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में इसमें चेंज करने की कोशिश करी और यही इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गई। तो इसका मतलब अगर आपको इसके पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करना है तो आपको क्या निकालना होगा, कार्य। तो आपको पता है कि कुंडली में कृत कार्य कैसे निकालते हैं। कुंडली में कृत कार्य, ये कृत कार्य किसके द्वारा हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में। तो dW इज इक्वल टू होता है P इंटू dt। ये क्या है, तो मैं बता दूं कि यहाँ पे dW इज इक्वल टू P इंटू dt कहां से आया, तो आपने बहुत पहले ही पढ़ा होगा, पावर इज इक्वल टू कृत कार्य बटे में समय, मतलब W/T। तो यहां से dW इज इक्वल टू P इंटू dt लिख सकते हैं। ये पावर इस कुंडली का पावर है, तो पावर को क्या लिखते हैं, V इंटू आई। यहाँ पे P को हम E इंटू आई लिख सकते हैं क्या, V इंटू आई के, क्योंकि ये वैद्युत वाहक बल के द्वारा ही हो रहा है। तो यहाँ पर वैद्युत वाहक बल E और इंटू आई साथ में dt। सिंस आप जानते हैं कि E इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू होता है L di/dt। ठीक, इसका नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2, इसका नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक, समीकरण 1 तथा 2 से क्या लिखा जा सकता है, dW इज इक्वल टू L di/dt। ठीक, L di/dt और साथ में ये I और फिर साथ में बच्चों क्या है dt। dt बच्चों कैंसिल हो गया, तो कार्य आपको निकालना है तो हो जाएगा Li di। आपको पता है धारा में परिवर्तन हो रहा है, धारा में स्टार्टिंग से परिवर्तन शुरू हुआ होगा तो 0 से, और कब तक, मैक्सिमम करंट तक। उसके बाद ये स्टोर नहीं करेगा, उसके बाद ये विरोध करने लगेगा, बढ़ने नहीं देगा। तो इसका मतलब कि हम इसे क्या करें, महत्तम धारा I नॉट तक समाकलन करने पर तो ये समाकलन कर दिया जाए इसका। यहां से आप लिख सकते हैं
समाकलन करने पर dw हो जाएगा। इंटीग्रेशन 0 से आप शुरू करेंगे और कब तक करते जाएंगे, मैक्सिमम करंट I नॉट, इसको मैक्सिमम कहते हैं, L di और साथ में क्या है इंटू I। अब यहाँ पे I का इंटीग्रेशन होगा बच्चों, और जो बच्चे इंटीग्रेशन नहीं पढ़े हैं वो पहले इंटीग्रेशन वाले टर्म को देखिए, ऑलमोस्ट मैंने सबको बता ही रखा हुआ। तो x का बच्चों अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आता है x स्क्वायर बाई 2 आता है, ठीक। इस तरह I का करेंगे तो आएगा आपका I स्क्वायर बाई 2, तो इंटीग्रेशन कर दें तो यहाँ पे कर देते हैं, तो L I स्क्वायर बाई 2 और लिमिट रखनी होगी 0 टू I नॉट। तो यहां से यही कृत कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होगा, तो U इज इक्वल टू L I नॉट स्क्वायर माइनस 0 होगा, तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मिनिमम तो 0 है तो आगे लिखने की कोई जरूरत है नहीं, स्क्वायर अपॉन 2। तो ये है आपके कुंडली में संचित ऊर्जा का फॉर्मूला L I नॉट स्क्वायर बाई 2। इससे ये एनर्जी स्टोर करेगा और फिर इसी एनर्जी को यूटिलाइज करता है कुंडली अपनी आवश्यकता अनुसार विरोध करने में। बात समझ आ गई? तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, अगले क्लास में मिलेंगे तो बात करेंगे अन्य प्रणों के बारे में। तब तक के अपना ख्याल रखिए।